आशा रखता हूं कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी कड़ी के अंदर आपको याद होगा हम लोग लास्ट क्लास में डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म के अंतर्गत मैं आप लोगों को अब तक पढ़ा चुका हूं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग उदाहरण के साथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। देखिएगा, पॉजिटिव जो मैंने आपको कहा था, पॉजिटिव वे में किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म है। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म जो है मोर मैच्योर पर्सन्स या बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट होने का एक तरीका है। अब देखिएगा कि पॉजिटिव जो डिफेंस मैकेनिज़्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस पॉजिटिव डिफेंस के अंतर्गत कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म हैं जिन्हें आप पॉजिटिव के अंतर्गत रख सकते हैं। तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म के कुछ टाइप्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप में सबसे पहले अगर हम चर्चा करना चाहें, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम चर्चा करना चाहें तो आपने यहाँ बताना है अनडूइंग। देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म है और पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म में हम लोग बात कर रहे हैं अनडूइंग। पहले एक बार मैं डेफिनेशन लिखूं, फिर मैं आपसे आगे इस पर उदाहरणों पर बात करूंगा। तो आपने यहाँ बताना है प्रीवियस अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर इज convert in acceptable behavior by a person। पहले तो डेफिनेशन को ही समझ लें। प्रीवियस अनअक्सेप्टेबल, आपके द्वारा पूर्व में किया गया ऐसा व्यवहार जिसे कि स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। सोशली अनअक्सेप्टेबल नहीं बोल रहा हूँ, पूर्व में कोई भी ऐसा व्यवहार जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको अनकॉन्शियसली बदल दिया है उस व्यक्ति ने ऐसे व्यवहार में जिसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मैं किसी भीड़ के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर या स्कूल कॉलेज में तेज़ी से जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ और कोई मेरे टच हो गया, मतलब सॉरी, क्या है ये, दैट इज़ आप उससे टच हुए, टकराए, वो व्यवहार तो अच्छा नहीं था लेकिन उसको मैंने सही करने के लिए क्या बोल दिया, सॉरी भैया। मतलब आपने अपनी की हुई गलती को पुनः सही करने का प्रयास किया और वही क्या कहलाता है, अनडू। आपने देखा है कई बार आप लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह पे काम करते हैं और वहाँ नीचे लिखा आता है अनडू। अनडू का मतलब आपने कोई गलती है, वापस पीछे चल, उसको सही कर। तो ऐसा ही डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस में किया गया ऐसा व्यवहार जो गलत है उसको सही कर देना ही अनडूइंग कहलाता है। जहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में एक तो सबसे पहले बोल सकते हो कि भाई ए पर्सन टोल्ड सॉरी आफ्टर एनी मिस्टेक, कि गलती होने के बाद अगर एक व्यक्ति सॉरी बोल रहा है तो दैट इज़ दी अनडूइंग। ये तो बहुत सिंपल सा है, भीड़ में टकरा गए हैं या कहीं भी। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिएगा कि आप देखिएगा कई बार हम घर में छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी पिटाई कर दी, उनको डांट दिया, या हम कहीं बाहर से आए और हमारी किसी से बाहर लड़ाई हो गई है और घर पर आकर के हमने उस छोटे बच्चे को डांट दिया। अब आप सोच रहे होंगे बाहर का गुस्सा यहाँ निकाल दिया, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। बात सुन लो जो मैं आगे बोल रहा हूँ कि आपने उस छोटे बच्चे को बेवजह मार दिया और उस छोटे बच्चे को मारने का आपको फिर दुख हुआ और आपने उसको चॉकलेट दी। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि आफ्टर बीटन बाय ए चाइल्ड,
पेरेंट्स फादर गिव ए चॉकलेट टू हिज चाइल्ड, कि एक बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद अपनी गलती को रियलाइज करने के लिए उस बच्चे को एक चॉकलेट दे रहे हैं, दैट इज अनडूइंग। तो आपने यहाँ पर बताना है, एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं ए फादर गिव चॉकलेट आफ्टर पनिश तो आपने यहां बताना है कि बच्चे को पनिश करने के बाद, या बीटन भी बोल दो, मारने पीटने के बाद उसको चॉकलेट दे रहे हैं और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म अनडूइंग। अब इससे रिलेटेड दो प्रश्न मैं आपके सामने लेने वाला हूं और लिखने वाला हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अनडूइंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, और ये इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो मैं आपको अब इससे रिलेटेड प्रश्न बताऊंगा वो आप ज़रूर से ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं जब आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में एंटर होंगे। तो देखो सबसे पहले मैं प्रश्न लिखता हूँ, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफेंस mechanism used by a husband when give the flower to his wife after मिसबिहेव में आप कुछ भी लिख सकते हो, यूज, एब्यूज, गाली गलौज। कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है, पहले एक बार हिंदी भाव अर्थ समझ लें। वो कह रहा है कि वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक हस्बैंड यूज कर रहा है। कब यूज कर रहा है सुन लें पहले, जब वो मिसबिहेव करता है या गाली बकता है अपनी वाइफ को, और उसके बाद शाम को आते समय या ये करने के बाद वो अपनी वाइफ को फूलों का गुलदस्ता दे रहा है। सीधा सीधा मतलब है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से गाली गलौज करता है, अपनी वाइफ से मिसबिहेव करता है, और शाम को आते समय लौटते समय फूलदान, फूलों का गुलदस्ता या फूल उसको गिफ्ट कर रहा है। बोले ये चीज़ क्या है? यही चीज़ ये बता रही है कि उस हस्बैंड को इंटरनली अनकॉन्शियसली माइंड में ये रियलाइज हुआ यार गलती हो गई, तो वो फूलों का गुलदस्ता या उसको फूल देकर अपनी गलती को सही कर रहा है। दैट इज नोन एज अनडूइंग। तो बात को समझ लें, किस किस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मेरी बात को दूसरे तरीके से समझ लो। यहाँ पर वो एग्जामिनर ऐसे ना लिखकर दूसरे तरीके से भी लिख सकता है। वो आपको ये भी कह सकता है कि एक हस्बैंड है, वो पूरे साल अपनी वाइफ को अवॉइड करता है, लेकिन क्रिसमस या दिवाली के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे उपहार दिला करके उसको खुश करने का प्रयास कर रहा है। तो बताइए वो हस्बैंड कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? अनडूइंग यूज कर रहा है। साल भर तो अपनी प्रॉपर्टी पर ध्यान दिया नहीं, अब वहां पर वो अपनी वाइफ को क्या दिला रहा है? गिफ्ट दिला रहा है कि भाई उसको लगे हाँ मैं आपका पूरा ध्यान रखता हूं, मैं आपकी पूरी केयर करता हूं। जबकि साल भर केयर नहीं की है, उसने कभी केयर नहीं की है, लेकिन गिफ्ट दिलाकर और ये गुलदस्ते, गिफ्ट, साड़ी या और जो भी है दिला करके वो अपनी गलती को करेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, और वही क्या कहला रहा है? अनडूइंग कहला रहा है। तो अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग तरीके इनसे आपको पूछे जा रहे हैं। आप प्रॉपर रूप से ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं और आप प्रॉपर फॉलो करें।
इसके अलावा यहाँ पर ये भी प्रश्न है जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और मैं आपको बता दूँ मेरे लिखाने के बाद में ये पढ़ाने के बाद एग्ज़ाम में आ चुका है। और ये आप देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट मेरे पुराने हैं उनकी कॉपी में लिखा हुआ है, और एग्ज़ाम भी मिला लीजिएगा, एग्ज़ाम बाद में हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी बीमारी जहाँ पर भी इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ लिया जाता है। अब एग्जामिनर कई बार कहता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पेशेंट। तो यहाँ पर आप उसको प्रश्न को समझ लें या सीधा मैं उत्तर लिख देता हूँ। तो आपने यहाँ पे बताना है कि OCD पेशेंट इज आल्सो मोस्ट कॉमन यूज्ड अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। कि अगर एग्जामिनर कहे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय OCD पेशेंट, तो OCD पेशेंट के द्वारा मोस्ट कॉमन कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज आ रहा है बेटा? अनडूइंग। कौन सा यूज आ रहा है? अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म उपयोग लिया जा रहा है। अब आप कहोगे अनडूइंग कैसे उपयोग लिया जाता है, तो मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं, मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपका दोस्त हूँ। आपने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा, ऐसे हाथ घुमा करके, और मेरे कंधे के ऊपर रखा। जैसे ही आपने हाथ रखा, आपको बुरा लगेगा, यार मैंने हाथ रखा और ये मेरे हाथ को हटा रहा है। वो क्या बोलेगा? फ्रेंड, अरे यार सॉरी, वो धूल मिट्टी आ गई थी यार, इसलिए कर रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। मतलब उसको लगा मैंने हाथ हटाया तो बुरा लगा, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है धूल मिट्टी थी यार, इसलिए कर रहा हूँ, तू तो रख सकता है। मतलब अनडूइंग, क्योंकि आपको पता है OCD वाले पेशेंट को गंदगी से बहुत एलर्जी है। तो ऐसी स्थिति में OCD वाला मोस्ट कॉमन जो यूज़ कर रहा है वो कौन सा डिफेंस यूज़ कर रहा है? अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म उपयोग लिया जाता है। तो देखिएगा अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिनको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर बता सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म बेटा? अनडूइंग। चलो साहब, इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट। क्या बोलना है? नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म बोलिएगा। और नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ बताना है इंट्रोजेक्शन। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। किनके बारे में बेटा? पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में हम बात कर चुके हैं अनडूइंग। अनडूइंग के बाद नेक्स्ट है इंट्रोजेक्शन। पहले डेफिनेशन लिख लूँ फिर एग्जाम्पल। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ए पर्सन एसोसिएट टू सेल्फ रेस्पेक्ट विद अदर्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि ए पर्सन एसोसिएट टू सेल्फ विद रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि भाई इंट्रोजेक्शन जहां पर ये समझ में आ रहा है, इंट्रो का मतलब अपने आप को जोड़ना। कैसे जोड़ना? तो आप बात सुन लें कि एक व्यक्ति अपने आप को जोड़ लेता है या अपने सम्मान को जोड़ लेता है। किसके साथ? किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। पहले समझ लें फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। या एक व्यक्ति अपने आप को जोड़ लेता है किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मान के साथ। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे समाज में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पत्नियाँ ऐसा मानती है कि अगर पति की इज्जत है तो उनकी भी इज्जत है, अगर पति की बदनामी हो गई तो उस पत्नी की भी बदनामी हो गई।
मतलब पति के सम्मान के साथ वो पत्नी अपने आप को एसोसिएट कर रही है, और वही क्या कहलाता है? इंट्रोजेक्शन कहलाता है। अब इससे रिलेटेड एक स्पेसिफाइड पॉइंट है, स्पेसिफाइड प्रश्न, जैसा कि अभी मैंने अनडूइंग में बताया था वैसा ही सेम प्रश्न है। क्या है? तो वो प्रश्न मैं पहले लिखूंगा और फिर आगे बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि ए वाइफ डू नॉट शेयर टू अदर्स आफ्टर misbehave by her husband. What is the defense used by wife? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि बेसिक चीज ही आपको पता होनी चाहिए। यहां पर कह रहे हैं कि एक पत्नी जिसे उसका पति मिसबिहेव करता है, एक पत्नी उसका पति उससे मिसबिहेव कर रहा है, एब्यूज वर्ड यूज कर रहा है, गाली बकता है या कुछ भी, मारता है, पीटता है, जो भी करता है, ऐसी स्थिति में वो पत्नी इस बात को किसी को नहीं बताती है, ना अपनी सहेलियों को, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने दोस्तों को, किसी रिश्तेदार को नहीं बताती है, और कहती है मेरा पति तो बहुत अच्छा है, जबकि वो पति उससे मिसबिहेव कर रहा है। क्योंकि उस पत्नी को पता है अगर मैं ये कहूँगी कि मेरा पति मुझे मारता है, अपने दोस्तों को, औरों को बताऊंगी, तो मेरा तो आत्मसम्मान जाएगा ही जाएगा, पति का भी जाएगा और मेरा दोनों का ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आत्मसम्मान को भी बना करके रखना चाहती है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा कहलाएगा बेटा? इंट्रोजेक्शन ही कहलाएगा। तो अंतर समझ लीजिएगा, जहां पर हमने अभी पढ़ा था कि पति सॉरी बोल रहा है, गलती को रियलाइज, दैट इज द अनडूइंग, और यहां पर है ये बता ही नहीं रही है कि मेरे साथ क्या बुरा भला हो रहा है, तो ये इस मिसबिहेव को दूसरों को नहीं बताती है। तो बताओ ये पत्नी कौन सा डिफेंस यूज कर रही है? वहां पति यूज कर रहा था डिफेंस मैकेनिज्म, या पत्नी यूज कर रही है? पत्नी कौन सा यूज कर रही है? इंट्रोजेक्शन। तो इसी तरीके से आपने बताना है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो साहब, एक तो मैंने एग्जाम्पल आपको ये बताया, दूसरा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट और नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि भाई यहां पर से ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, लेकिन सारे प्रश्न लिखना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं कि भाई एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान जब वो डॉक्टर के सम्मान को वहाँ देखता है, वो कहता है यार हॉस्पिटल में तो डॉक्टर की इतनी इज्जत है, डॉक्टर तो सर्वे सर्वा है। और ऐसी स्थिति में जब वो डॉक्टर के सम्मान से अपने आप को जोड़ता है और कहता है यार मैं भी डॉक्टर ही बन जाऊं, या मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर ही बना दूं, या मैं बच्चा है तो बोलता मैं डॉक्टर बनूंगा, दैट इज इंट्रोजेक्शन। तो आपने यहां पे बताना है कि ए क्लाइंट आफ्टर एडमिटेड इन hospital when look the respect of doctor, he want to become डॉक्टर। तो कहने का मतलब है कि जब भी एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान वो देखता है कि डॉक्टर का तो बहुत रेस्पेक्ट है, तो वो भी क्या बनने की सोच रहा है? डॉक्टर बनने की, क्योंकि उसको वो सम्मान नज़र आ रहा है और अपने सम्मान को उसी से जोड़ रहा है। ये भी क्या है? इंट्रोजेक्शन ही कहलाता है। तो देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में एग्जाम्पल यही हैं जो बार बार आपके सामने ला रहा हूँ और आपको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसी में बेटा देखो नेक्स्ट कड़ी में आपको बता दूं, अब कई जगह आप लिखा हुआ देखोगे, जैसे आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है कि भाई एक एक्टर और एक्ट्रेस को देख करके एक व्यक्ति
अपने आप को उनसे जोड़ रहा है कि वो जैसा कर रहे हैं मैं भी वैसा ही करूं, और वो भी इंट्रोजेक्शन के अंदर आ सकता है। तो कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से आपको इनके बारे में पूछा जा सकता है, और ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, और पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में अब तक हम लोग बता चुके हैं। नेक्स्ट आपने बताना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान। जब बोलते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है अपनी पहचान बनाना। तो देखिएगा आइडेंटिटी, जब अगर हम खुद ही मेहनत करके अपनी पहचान बना लेते तो क्या वो डिफेंस मैकेनिज्म होता? नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब यहां पर है कि भाई ए पर्सन is identified by the achievement of या सक्सेस ऑफ अदर, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। देखो ध्यान से सुनना कि जब भी एक व्यक्ति पहचाना जाता है दूसरों की सक्सेस से, दूसरों के उपलब्धियों से, उसे ही हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। नहीं समझ में आई तो अब एग्जाम्पल समझ लो। जैसे आपने देखा होगा वो आमिर खान की फिल्म आई थी, याद होगा, दंगल। और उस दंगल फिल्म में आपने देखा कि बबीता फोगाट या जो भी हैं, तो उनके पिताजी थे महावीर जी फोगाट। महावीर जी फोगाट ने भी मेहनत तो की होगी, की थी, लेकिन वो अपना अचीवमेंट नहीं दे पाए। उनकी बेटियों ने अचीवमेंट दिया, गोल्ड लेकर के आई बबीता फोगाट। क्या है? अपनी बेटियों को सक्सेस बना दिया। बेटियों के सक्सेस होने पर उनके पिता की भी तो पहचान बनी। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। मतलब किसी और व्यक्ति के काम करने पर, किसी और व्यक्ति की अचीवमेंट देने पर, किसी और व्यक्ति की सक्सेस में जब हम अपने सम्मान को देख रहे हैं, हम अपने आप की पहचान को बना रहे हैं, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, और इसी तरीके से आप समझ लें, भाई आपने नॉरसेट एग्जाम दिया, आप एम्स का एग्जाम दोगे, सीएचओ किसी का भी एग्जाम दोगे, और जब सेलेक्ट होंगे और आप कहोगे कि सर मैं गुरु नर्सिंग में पढ़ के आया हूं, मुझे दिनेश सर ने पढ़ाया है। सेलेक्ट आप हुए, अचीवमेंट आपने दिया, लेकिन पहचान हमारे इंस्टीट्यूट की और हमारी भी तो बन रही है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। बात समझ में आ रही है? मेहनत यहाँ ठीक है हमारी भी है, लेकिन ज़्यादा तो आप ही कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत में जब हम हमारी पहचान खोजते हैं तो उसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो उदाहरण एग्जाम्पल कोई भी लें, जैसे आपने बताना इलिटरेट फादर इज आइडेंटिफाइड बाय द अचीवमेंट ऑफ हिज सन। आप देखिएगा गांव में जाएं और गांव में जाकर के अगर किसी ग्रामीण किसान का बेटा अगर आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया, तो वो किसान क्या कहता है? अरे उसका बापू जो कलेक्टर लग रहा है वहां पर, क्या है? बेटे ने अचीवमेंट दिया, लेकिन बेटे की सक्सेस में वो अपनी पहचान को ढूंढ रहा है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का बेसिक मतलब यही है कि दूसरे के अचीवमेंट में, दूसरे की मेहनत में, दूसरे की सक्सेस में हम अपनी पहचान को बना रहे हैं। तो आप सीधा सीधा यहां पर कह सकते हैं इलिटरेट फादर इज identified by the achievement of his son। कि अपने बेटे के अचीवमेंट में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बेटे को कलेक्टर बना दिया है। क्या है?
इसे ही हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो देखिएगा अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो आपको पूछे जा रहे हैं। हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट नर्स जो है वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाता है, तो वो टीचर अपनी उसमें पहचान ढूंढ रहा है। किसी भी तरीके से आपको तो मेन मतलब समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं डिफेंस और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म आप बता रहे हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म हैं, जिनके बारे में हम फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, रिप्रेशन। मैंने आपको कहा था कि सप्रेशन और रिप्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। जहां पर आपने बताना है अनकॉन्शियसली ए पर्सन वांट टू फॉरगेट traumatic events that can cause stress और एंजाइटी। कि एक व्यक्ति अनजाने में धीरे धीरे करके, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अनकॉन्शियसली को आप कह सकते हो टाइमली, समय के अनुसार। हम एक कहावत बोलते हैं ना कि समय हर दुख को भुला देता है, ऐसा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर समय के अनुसार धीरे करके हर दुख देने वाली घटना को हम भूल जाते हैं। वही क्या कहलाता है? रिप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई एडोलेसेंस चाइल्ड forget death of his father। कि भाई एक 14, 15, 16 साल का लड़का जब बड़ा होता है, तो जब उसके बालपन में पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो बड़े होकर के वो भूल जाता है। चीज़ क्या है? कहने का मतलब है कि एक 15 साल का बच्चा, वो उसको दुख है, लेकिन धीरे 25, 30, 35 साल का होगा तो उस पुरानी बातों को भूल गया है। दैट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है कि वो सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियसली माइंड में चले जाती है और हम उसे रोज़ाना याद नहीं करते। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि ए चाइल्ड फॉरगेट एनी एक्सीडेंट of childhood when become adult। कि एक बच्चा अपने बालपन में की हुई कोई एक्सीडेंट को, बालपन में की हुई किसी गलती को जब वो बड़ा होता है तो वो भूल जाता है। धीरे जिन घटनाओं को समय बुला देता है जो हमें दुख दे रही हैं, दैट इज क्या कहला रही हैं। तो ये आप ध्यान दें, प्रॉपर रूप से आप ये ध्यान दे सकते हो। इन सभी को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं रिप्रेशन। तो रिप्रेशन दुख देने वाली घटनाएं जिन्हें हम अनकॉन्शियसली अपने आप भूल गए हैं, वो सब इसी कड़ी के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि फॉरगेट द डेथ ऑफ लविंग वन। कि भाई आप यहाँ पर एग्जाम्पल में तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, फॉरगेट द डेथ ऑफ लविंग वन। कि भाई आप देखिएगा, हम जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो समय अपने आप सब बातों को भुला देता है और धीरे समय के अनुसार उन दुख देने वाली बातों को भूलना ही क्या कहलाता है? रिप्रेशन कहलाता है। तो ये आप बता सकते हैं, ये सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिससे कि हम अपने तनाव लेवल को कम कर पाएँ। चलें साहब, यहाँ तक बता सकते हो।
इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म आप यहां यूज कर रहे हैं ट्रांसफेरेंस। देखो ट्रांसफेरेंस का मतलब है ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना? तो आपने बताया ट्रांसफर दी पॉजिटिव इमोशन और फीलिंग टूवर्ड्स अदर, कि हम हमारी पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव फीलिंग को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कभी आपका कोई फ्रेंड आपसे बिछड़ गया और वैसा ही मिलता जुलता अगर आपको कोई व्यक्ति मिला तो आपका अपने आप उससे अटैचमेंट बन जाता है, आपकी उससे दोस्ती हो जाती है। क्या है ये? ट्रांसफरेंस। मतलब अपनी पॉजिटिव फीलिंग को आपने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। आपका पक्का दोस्त जैसा ही आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, वैसे ही आपका वो ध्यान रख रहा है। अब यहाँ पर आपने बताना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो एग्जाम्स में आता है, इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भाई एक फादर है जो अपने बेटी की डेथ होने पर या बेटी उनसे बहुत दूर चले गई है, उसके पश्चात जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसी उम्र की नर्स को देख करके वो अपनी बेटी के समान समझने लग जाते हैं। और आप देखिएगा जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो ऐसा आपको बहुत देखने को मिलता है, अरे बेटा तू तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही नज़र आती है, या तू तो मेरा बेटा जैसा ही नज़र आता है। क्या है? दैट इज़ दी पॉजिटिव इमोशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो अपने तनाव को या उसको सेटिस्फैक्शन कर रहा है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे बेटा जैसा है, यार ये तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। दैट इज़ ट्रांसफरेंस। तो आपने यहाँ पर बताना है कि ए पर्सन लुक दी, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन के रूप में आप लिख लें, ए पर्सन लुक दी इमेज ऑफ ए पर्सन इनटू अदर, कि एक व्यक्ति या एक मरीज एक व्यक्ति की इमेज को दूसरे में देख रहा है। मतलब वो व्यक्ति अपनी बेटी की मृत्यु हो गई है और उस इमेज को वो नर्स में देखने का प्रयास कर रहा है। क्या कहला रहा है? ट्रांसफरेंस कहला रहा है। तो एग्जाम्पल ऐड कर लें कि भाई ए फादर look the image of his daughter in nurse after admitted in hospital, कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में वो पिता अपनी बेटी की झलक को किस में देख रहे हैं? नर्स में देख रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म है। एग्जामिनर ये लिख सकता है कि बेटी की डेथ हो गई है, बेटी कहीं विदेश में चली गई है, किसी भी तरीके से लिखें, लेकिन उस बेटी की इमेज को वो कहाँ देख रहे हैं? उस नर्स में देख रहे हैं। और तुम जैसे बहुत शातिर लोग जो ये क्लास ले रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वो नर्स में अपनी पत्नी को देख रहा है। भाई ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है और ये तो चीज़ ही गलत है। इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हारी थॉट कितनी है, इसलिए इतना मत सोचो, जितना बता रहे हैं उतना ही सोचो। ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे तो विस्फोट हो सकता है। चलो साहब यहाँ तक बताएं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म और ये सभी कुछ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है जिनके बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं। चलें साहब आगे आपने बताना है नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है बेटा, रेशनलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ना तर्क देना,
या आप ये भी तर्क संगत जवाब देना, और तर्क संगत जवाब देना जिसे रेशनल बोलते हो, रेशनल के साथ वही है। तो आपने यहां बताना है कि रेशनलाइजेशन, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है जो आपके बहुत एग्जाम में आती है, जहां आपने बोलना है जस्टिफिकेशन द बिहेवियर, अपने व्यवहार को तर्क संगत जवाब देकर के न्याय दिलाना, या सीधा सीधा बोल सकते हो अपने गलत व्यवहार को भी तर्क संगत जवाब देकर के सही साबित करना। भाई हमें पता है हम गलत हैं, लेकिन फिर भी तर्क संगत जवाब देते हैं। जैसे भाई तू दारू पीता है क्या? मैं कहाँ पीता हूँ यार दारू, मेरे तो घर का माहौल ख़राब है, मेरी तो तनाव की स्थिति है, प्रोफेशन मेरा बहुत ख़राब है, मजबूरी में पीता हूँ। भाई मैं कोई दारूबाज नहीं हूँ, मतलब तर्क दे रहे हो। आप किसी कारण से लेट हो गए तो कारण नहीं बता रहे हो, वो बस लेट हो गई थी, या कोई भी तरीके से आप ध्यान दें कि तर्क संगत जवाब देना ही क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन। तो एक तो एग्जामिनर कभी कभी ये पूछ लेता है कि जस्टिफिकेशन द बिहेवियर बाय ए क्लाइंट दैट इज नोन एज, कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी गलत बात को सही साबित करता है तो वो क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन कहलाता है। एक पॉइंट ध्यान दें। दूसरा पॉइंट आपने यहां पर ध्यान देना है कि रेशनलाइजेशन के अंदर जो भी व्यक्ति बोलता है वो कुछ और ही बोलता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता है। तो आप पहले इस पॉइंट को लिखें, इसका उदाहरण बताऊंगा। तो आपने यहां बताना है कि क्लाइंट स्पीक अदर देन रियलिटी बट डू नॉट स्पीक। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि मरीज या जो भी व्यक्ति है वो कुछ और ही बोल रहा है, स्पीक अदर देन रियलिटी के अलावा, लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहा है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, अब ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक लोमड़ी, एक फोक्स क्या बोल रही है? अंगूर तो खट्टे हैं, लेकिन ये झूठ तो नहीं है, लेकिन सच भी तो नहीं है, क्योंकि यहां पर वो बार बार जंप करती है, बार बार उछलती है, लेकिन अंगूर तक तो नहीं पहुंच रही है। उसने कौन से चख लिए, लेकिन अपने आप को संतुष्टि दे रही है। किस चीज से दे रही है? अंगूर तो खट्टे हैं। और कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, अंगूर खट्टे हैं, बताओ कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म का उदाहरण है? रेशनलाइजेशन। तो आपने यहां पर बताना है सोर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं, और अंगूर खट्टे हैं मतलब कुछ और ही बोल रहा है, और ये भी किसको बता रहा है? रेशनलाइजेशन को ही बता रहा है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि क्लास जो है वो मान लीजिए हमारी सुबह 8 बजे शुरू होती है, ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस। आप 8 की जगह 8:30 बजे आए, मैंने आपको कहा मैं क्लास में नहीं आने दूंगा, आप कह रहे सर लेट हो गया, बस लेट आई थी, जबकि तुम उठे ही लेट होंगे। मतलब कुछ ना कुछ बहाने बनाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बसों में यात्रा करते हैं, उनके पास मोटर बाइक वगैरह नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन होता क्या है, अगर उनसे किसी ने पूछ लिया अरे यार मोटरसाइकिल नहीं है क्या, क्या बसों में घूमता रहता है, क्या कहते हैं आप सुन लीजिए। वो स्टूडेंट क्या कहेगा, अरे यार रिस्क कौन ले, बसों के अंदर तो आराम से आता हूं, 10-15 लाख की बस है, मोटर बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो। सही नहीं कह रहा, पिताजी ने नहीं दिलाई, पैसे नहीं है, लेकिन बहाना और तर्क संगत जवाब दे रहा है। दैट इज रेशनलाइजेशन। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं। हमारे समाज में, हमारे घरों में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि फीमेल या महिलाएं, उनमें शॉपिंग का बहुत क्रेज़ है, शॉपिंग बहुत करने की आदत होती है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपके पिताजी ने अपनी सैलरी ला करके रखी, माताजी ने पैसे उठाए और ख़रीदारी करने पहुंच गई।
खरीदारी करके शाम को आई, 10,000 मिले थे, 5-7 हज़ार उड़ाया ही और ख़रीदारी करके ले आई। शाम को पिताजी आए, यार मैंने यहाँ पैसे रखे थे। पत्नी कहती है कि मैं वो खरीदारी कर लाई थी। पिताजी ने, क्या यार पैसे वेस्ट करती हो। पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो आप, मैं सारा सामान सेल में से लेकर के आई हूँ, मैंने तो आपको 10,000 का सामान 5,000 में ला दिया और आप मुझे ही बोल रहे हो। मतलब वो पत्नी शॉपिंग कर रही है, अपने शौक पूरे कर रही है, माल सामान ला रही है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संतुष्टि प्रदान कर रही है। क्या बोल करके कि सामान तो सस्ता है, शॉपिंग इसलिए मैंने कर ली थी। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहां हम जवाब देते ही नज़र आते हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करते हैं। इसी में एक दूसरा जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में गुजरा होगा, पिताजी आपके कभी आए और आपके चांटा रसीद कर दिया, आपको डांटा। मम्मी ने कहा, क्यों आप इसको डांटते हो, क्यों चांटा वाटा मारते रहते हो, क्यों इसको। अरे इस कमीने के भले के लिए ही तो कह रहा हूँ, कुछ पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी लग जाएगा, अन्यथा तो रोड पे भीख ही मांगेगा। क्या है, दैट इज द रेशनलाइजेशन। मतलब हम हमारी गलत बातों को भी तर्क संगत जवाब दे करके सही करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन। तो यह आप बता सकते हैं। अब रेशनलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेशनलाइजेशन के अंतर्गत और कुछ मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो यहां पर आप लिख लें, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। रेशनलाइजेशन, तो पहले तो आप बताएं कि मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड इन सोसाइटी। कि अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि समाज में सबसे ज़्यादा, आप मैं कोई भी, सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है तो कौन सा होता है, रेशनलाइजेशन होता है। इसके अलावा आपने बताना है मोस्ट कॉमन यूज्ड इन एल्कोहलिक पेशेंट। एल्कोहलिक पेशेंट में सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को देना। अगर एग्जामिनर आपको बोले कि अल्कोहलिक पेशेंट है, वो ये कह रहा है कि मैं अल्कोहल इसलिए लेता हूँ, मेरे पत्नी से संबंध अच्छे नहीं हैं, परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, ये जो बोल रहा हूँ ना, ध्यान दे लेना, ये सब एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ आपने बताना है प्रायोरिटी ऑलवेज आप इसी को देंगे, चाहे प्रोजेक्शन लिख रहा हो, लेकिन आंसर क्या आएगा, रेशनलाइजेशन। तो यह ध्यान दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर आपने ध्यान देना चाहिए। तो देखो, डिफेंस और डिफेंस मैकेनिज्म पर हमारी चर्चा थी, ये आप बताएं। इसके बाद नेक्स्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म और है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। सिर्फ आप बात को समझ लें जिससे कि आपको यहाँ पर पता चले कि कौन कौन से प्रकार के और डिफेंस है। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन सीधा सीधा आप समझ लें, जैसे मन में राम बगल में छुर्री, मन में कुछ है बोल कुछ और रहे हैं। कहने का मतलब है जो इंटरनली अनअक्सेप्टेबल थॉट है वो ना बोल करके एक्सेप्टेबल थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। तो आपने यहाँ बताना है इंटरनल अनअक्सेप्टेबल थॉट आर एक्सप्रेस इन एक्सेप्टेबल थॉट या इमोशंस। तो देखो, आपने यहाँ बताना है इंटरनल थॉट आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो कैसा है, एक्सेप्टेबल है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई आपने सुना होगा कि मदर इन लॉ, सास बहू, ये सब जानते हैं, बहू को सास पसंद नहीं है, बहू सोचती है कब मरेगी ये नौकरी, कब मरेगी ये।
लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हमारी बहुत अच्छी हैं सास, तो हमें बेटियों के समान रखती हैं। क्या है? दैट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। हमारे मन में कुछ और चल रहा है लेकिन हम एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाई ए डॉटर इन लॉ लाइक टू हर मदर इन लॉ। भाई समाज कहता है, वैसे आज तो सब बदल गया है लेकिन एग्जाम्पल्स तो वही हैं। इसके मैं और अच्छा मैं आपको तरीका बता दूं कि मन ही मन हम किसी से ईर्ष्या करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं और बोलते उसकी तारीफ़ के ही पुल बांधते हैं। भाई मान लो बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते लेकिन मेरे सामने ना बोल करके वो मेरे सामने तो अरे यार दिनेश जी तो बहुत अच्छे हैं, दिनेश जी तो ऐसे हैं। चीज़ क्या है? यह है रिएक्शन फॉर्मेशन, दैट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखो रिएक्शन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और रिएक्शन फॉर्मेशन ये बोल दो, जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो बोल दो। इसके अलावा यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, उसको ज़रूर ध्यान दें। इसमें आपने बताना है कि सम टाइम used by OCD पेशेंट। OCD के मरीज के द्वारा इसको भी कभी कभी उपयोग लिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। OCD का मरीज रिएक्शन फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहा है, OCD का मरीज डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ करता है, OCD का अनडूइंग भी यूज़ करता है। अब एग्जामिनर ये कह सकता है कि OCD का मरीज कौन सा यूज़ नहीं करता, तो इनके अलावा दूसरे यूज़ नहीं करता है। चलें ध्यान दें। तो देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम्पल के साथ प्रायोरिटीज़ के साथ आपको बता रहे हैं। जो बता रहे हैं आप वो फॉलो करते रहें और पढ़ते रहें। लास्ट एक स्पेसिफाइड डिफेंस मैकेनिज्म है जो मैं आपको बताऊं, फिर और भी हैं, मैं सिर्फ नाम बता देता हूं। जैसे सब्स्टिट्यूशन। यार अब इसमें क्या बताने की बात है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो नर्स बन गए। तो आपने यहाँ पे बताना है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरत से या औकात से ज़्यादा कोई गोल डिसाइड करता है लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसका कोई अल्टरनेट चूज़ कर लेता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब पेन नहीं तो पेंसिल से लिख लिया, डॉक्टर नहीं तो नर्स बन के काम चला दिया, IAS नहीं तो आप बाबूजी बन के काम चला दिया, LDC। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो प्रॉपर ध्यान दें। कोई स्पेसिफाइड है नहीं, सिर्फ मीनिंग है, वैसा ही शब्द है ये। इसके अलावा एक ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कंपनसेशन। देखो कंपनसेशन का मतलब है कि ए पर्सन इज वर्क हार्ड to achieve the goal or task in same or other area। देखो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुन लें। कंपनसेट करना मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हो क्षतिपूर्ति। भाई आप यहाँ पे ध्यान दें, क्षति का मतलब क्या? डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो आपने यहाँ पे बताना है कि अगर आपको किसी क्षेत्र में कमी है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई लिखाई में वीक हैं, तो उसी क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करो। वर्क हार्ड टू अचीव द गोल इन सेम एरिया वेयर यू आर वीक। जहां आप कमज़ोर हो, जहां पर आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई में डोल हो, तो या तो उसी में अधिक मेहनत करो। मान लो नहीं पढ़ाई लिखाई होती है तो किसी अन्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करो और अपने गोल को अचीव करो। दैट इज कंपनसेशन। बात समझ में आ रही है? कंपनसेशन जैसे आप उदाहरण के रूप में समझ लीजिएगा कि एक लड़की की सुंदरता ही उसका गहना है, लेकिन वो लड़की सुंदर नहीं है। जैसे आप मायावती जी को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, लेकिन IAS IPS भी उनके जूते साफ करते दिखाए गए हैं।
दैट इज कंपनसेशन। कहने का मतलब है कि सुंदरता नहीं तो कलेक्टर, मुख्यमंत्री, कोई भी ऐसी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा उपलब्धि आप हासिल करें और अपने गोल को कह सकते हो हासिल कर सकते हैं। तो आपने यहां पे बताना है कि भाई ए अगली गर्ल बिकम कलेक्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर। यहां पर आप इसको भी छोड़ो ना यार, मैं एक आपको जनरल बात बोलूं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है, कुछ बच्चे हो सकता है दिखने में सुंदर नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं और उनका अगर एम्स में सिलेक्शन हो जाता है तो शादी करने वाले जब आएंगे ना, वो सुंदरता नहीं, वो कहेंगे अच्छा तनख्वाह कितनी है, 80,000 70,000, तो उनकी तनख्वाह पे ही निगाह है आपके ऊपर, क्योंकि आपने अचीवमेंट दिया है, दैट इज कंपनसेशन। एक ध्यान दें। दूसरा आपने बताना है एक स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में 0 लेकिन क्रिकेट खेलकूद में अव्वल, अपनी टीम का कैप्टन हूं, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, खेलने में तो आगे हूं, तो आपने यहां पर बताना है कि ए वीक स्टूडेंट इन स्टडी बट बिकम कैप्टन ऑफ हिज स्कूल फुटबॉल टीम और क्रिकेट टीम। कि पढ़ाई लिखाई, अरे इनके सबसे बड़े उदाहरण तो मैं आपको दे देता हूं। विराट कोहली कहाँ का पढ़ा लिखा, खेलकूद में अव्वल है। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर कितने पढ़े लिखे थे जब आए थे, लेकिन खेलकूद में तो अव्वल है। दैट इज कंपनसेशन, ये आप ध्यान दे सकते हैं। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कालिदास जी। कालिदास जी महामूर्खों की गिनती में अव्वल आते थे। कालिदास जी जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, लेकिन उन्होंने उसी क्षेत्र में मेहनत की, पढ़ाई की, मेहनत की, जो भी किया, लेकिन उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, बड़े बड़े उपन्यास, बड़े बड़े ग्रंथ आपके सामने लिखे। दैट इज कंपनसेशन। अपनी कमी को मेहनत करके पूरा कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, उसे ही क्या कहा जाता है, कंपनसेशन। या तो सेम क्षेत्र में पढ़ाई में तो उसी में, नहीं तो किसी अन्य क्षेत्र में। मान लो पढ़ाई लिखाई नहीं तो फिर आप एयर होस्टेस बन गए हैं, आप हो सकता है कि बहुत बड़े कोई इवेंट करने वाले बन गए हैं, देश के प्रधानमंत्री, कुछ भी, मतलब अदर पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में 0 हो सकते हैं। क्या है, इसे ही हम कहते हैं कंपनसेशन। तो देखिएगा डिफेंस मैकेनिज्म है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताए हैं, अलग अलग तरीके से इनके एग्जाम्पल्स बताए हैं। एक लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म जरूर और डिस्कशन करूँगा, सब्लिमेशन। भाई ये तो वेरी क्या और भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, सब्लिमेशन, जहां पर सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लें, सोशली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर आर कन्वर्ट इन सोशली एक्सेप्टेबल। आपका ऐसा व्यवहार जिसे कि समाज अच्छा नहीं मानता है, परिवार में था पहले अनडूइंग, यहां हम कह रहे हैं सोशली आपका ऐसा व्यवहार जो अच्छा नहीं है, उसे आपने किस में बदल दिया है, सोशली एक्सेप्टेबल। जैसे एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, गुस्से वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन एक एंग्री सोल्जर, देश का सैनिक, तो हमें गुस्से वाला बहुत अच्छा लगता है। जब एक व्यक्ति, सुनना और एग्जाम्पल पहले देता हूं, एग्जाम्पल यहां पे हेडिंग लगाएं, एक पॉइंट आप लिखें। आपने यहां बताना है कि एग्रेसिव, जैसे इसमें लिखें, एग्रेसिव पर्सन इज बिकम फुटबॉल प्लेयर। सोल्जर, देश के लिए सैनिक। देखो ध्यान से सुनना, दोनों ही एग्जाम्पल आपके काम के हैं।
तो एक तो आप ध्यान दें, बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति है, एग्रेसिव है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से वाला व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। लेकिन वो गुस्से वाला व्यक्ति अगर फुटबॉल गेम खेल रहा है और किक मार रहा है तो वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। एक व्यक्ति जो बहुत गुस्से वाला, हर बात में लड़ाई झगड़ा करता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही व्यक्ति जब इंडिया की सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान के 10-20 लोगों को मारता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आपने यहाँ पे बताना है, एक गुस्से वाला व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वही गुस्से वाला व्यक्ति जब रिंग में जाता है और रिंग में जाकर के बॉक्सिंग के 2 पंच मारता है तो हम कहते हैं एक मेरी तरफ से भी लगा। दैट इज सब्लिमेशन, मतलब एक्सेप्टेबल है। तीनों एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान दें। दूसरा आपने यहां पर बताना है कि भाई ए पर्सन बिकम पॉइंट इन लव फेलियर, प्यार में असफलता, और प्यार में असफलता के बाद कवि बन गया। भाई असफल हो गया, कुछ नहीं कर पाया, अब बैठे बैठे कविताएं ही लिख रहा है, मतलब कवि बन गया वो एक्सेप्टेबल, लेकिन जो उसका पहला व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति प्यार में असफल, सिंगर बन गया। अब भाई मान लो, बात सुनिएगा, कि वो व्यक्ति जो सिंगर बन गया है और फॉर एग्जाम्पल वो किसी लड़की के पीछे जाता है, लड़कियों के पीछे पीछे जा रहा है और गाने गा रहा है, वो लड़कियां कह गई अरे आवारा है, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। फिर बाद में 2-5 साल पता चला, 2-5 साल बाद, कि यार वो जो सिंगर है ना इतना फेमस, वो तो वही है जो तब मेरे पीछे पीछे आता था। अब पहले तो वो उसको घास भी नहीं डाल रही है, बता भी नहीं रही है, लेकिन अब वो उसका जिक्र करेगी। कैसे? तो वो कहेगी अरे ये वही है सिंगर जो मेरे पीछे पीछे आता था और जिसको मैंने घास भी नहीं डाली थी। क्या है? सब्लिमेशन। पहले का व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन आज जब वो सिंगर बन गया है तो वो चाह रही है उसके साथ नाम जोड़ना। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेबल व्यवहार है। दैट इज सब्लिमेशन। तो आप यहां पे बताएं, बहुत से एग्जाम्पल है जो हम लोग यहां दे सकते हैं और बहुत से एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। जैसे आपने यहां बताना है, इसी में एक एग्जाम्पल और दूंगा कि देखिएगा, आपने यहां बताना है कि एक महिला जो कि अनमैरिड है और अपने मातृत्व की भावना को कम करना चाहती है, और ऐसी स्थिति में वो अनाथ आलय से एक बच्चे को गोद लेकर के घर आ जाती है। क्या ये व्यवहार एक्सेप्टेबल है? नहीं है। हमारा समाज इन बातों को स्वीकार नहीं करता है। आउट ऑफ कह सकते हो विदेशों में ये चाल चलन है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो महिला उस अनाथालय से बच्चे को लेकर के घर आ जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी इसी का होगा, अरे यार वो अनाथालय से तो लाना बहाना है, पहले वहाँ छोड़ दिया, मतलब 10 बातें करने लगेंगे। लेकिन वही महिला जब समाज सेवी बनकर स्कूलों में, अनाथालय में जाकर के सेवा करेगी और अपनी मातृत्व की भावना को कम करेगी, सेटिस्फाइड करेगी अपनी मातृत्व की भावना को, तो लोग उसे सम्मान की दृष्टि से भी देखेंगे और सोशली रेस्पेक्ट भी प्राप्त करेगी। क्योंकि पहले वाला व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बाद में किया गया व्यवहार एक्सेप्टेबल है। दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो आप बता सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कथा है जो आपको सुनाऊँगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा तुलसीदास जी का, पता है शायद आधों को तो पता ही नहीं होगा। तुलसीदास जी वो हैं जिन्होंने तुलसीकृत रामायण, मतलब कि जो रामायण संस्कृत में थी उसका हिंदी अनुवाद किया था, उन्हें हम तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी को लोग कहते हैं राम भक्त है, बहुत बड़े राम भक्त है, सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। इन्हीं पर एक पुरानी कथा है, पुरानी कविता है जो इस सब्लिमेशन को सिद्ध करेगी। कैसे? तो आप सुन लीजिएगा। तुलसीदास जी की शादी हुई। शादी जो हुई वो थोड़ी लेट हुई। लेट का मतलब 17-18 साल की उम्र में हुई, क्योंकि पहले तो 10-12 साल की उम्र में हो जाया करती थी। अब तुलसीदास जी की 17-18 साल की उम्र में शादी हो गई। तो तुलसीदास जी की शादी के बाद आपको पता है वो रीति रिवाज होते हैं, दुल्हन को उसके भाई बंधु लेकर के जाते हैं,
ठीक है, ऐसा ही तुलसीदास जी के साथ भी हुआ। तुलसीदास जी तो गए हुए थे जंगल में लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटने। अब उनके जो साले वगैरह, ब्रदर इन लॉ वगैरह आए और उनकी पत्नी को लिवा ले गए। अब आज की तरह कोई प्लेन तो है नहीं, सब पद यात्रा हुआ करती थी। तो तुलसीदास जी की पत्नी चले गई। तुलसीदास जी शाम को आए, और जब तुलसीदास जी शाम को आए उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी तो नहीं है, तो वो विरह की अग्नि में जलने लगे। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो अपनी पत्नी के बिना लाचार हो गए और वो अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चल जाता हूँ। अब पत्नी तो दिन में चले गई थी, धीरे धीरे पैदल वो शाम तक पहुँच गई। अब तुलसीदास जी शाम को चले तो धीरे धीरे करके रात को पहुँचे 12-1 बजे। अब रात को 12-1 बजे अगर गांव में कोई आ जाए, और वो तो हजारों साल पहले, तो आप सोचो, और जो भी बिन बुलाए अगर जवाई आ जाए, तो मैं कह रहा हूं कि कुत्ते को रोटी पहले मिल जाएगी, जवाई को बाद में मिलेगी। तो ऐसी ही स्थिति तुलसीदास जी के साथ भी पैदा हो गई। तुलसीदास जी कैसे ना कैसे करके रात को खिड़की के थ्रू अंदर पहुंचे। अब खिड़की थी, खिड़की के अंदर सांप लटक रहा था। और ये भी आपने सुना है कि आदमी प्यार में तो आधा अंधा हो ही जाता है। तो वहां तुलसीदास जी भी अंधे हो गए साहब, सांप को ही रस्सी पकड़ के चढ़ गए और अंदर पहुंच गए। चलो साहब जैसे तैसे पहुँचे, लेकिन समाज में तो थू 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 शुरू हो गई। बोले जवाई आया था रात को 12-1 बजे, खिड़की से आया रस्सी पकड़ के और सांप को चढ़ के, हंसी मजाक हो रही है। अब ऐसी स्थिति में जब समाज में हंसी का पात्र बन रहा है, तो पत्नी को सबसे ज़्यादा दुख हुआ। पत्नी ने आते ही तुलसीदास जी को झड़कारना शुरू किया। क्या एक दिन नहीं रह सकते थे? कैसे पीछे पीछे दुम दिलाते आ गए, आपको बुलाया नहीं? मतलब उसको बुरी तरीके से फटकार दिया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को वो बात दिल पर लग गई साहब। तुलसीदास जी ने कहा, हे देवी, आज से आप मेरी बहन हैं, अब आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि पुराने समय में आप ये ध्यान दीजिएगा, जितना आज हम भगवान के अंदर, हमें कोई कुछ भी बोल दे भगवान के नाम पर, हम पागल हो जाते हैं, तो हजारों साल पहले तो कितना होता होगा आप सोचिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर इतना भगवान से किया होता ना, तो जो लोग ये आपको गालियां बक रहे हैं ये आपकी पूजा करते। तो तुलसीदास जी को ये बात जम गई और तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी का त्याग किया, और त्याग करने के बाद भगवान की सेवा में लगे। और भगवान की सेवा में लगने के बाद उस तुलसीकृत रामायण को आपके सामने प्रस्तुत किया और वो रामायण लिखी। और जो सम्मान हजारों साल पहले खो लिया था, वो सम्मान समाज में आज प्राप्त कर लिया है। मतलब यही सब्लिमेशन है कि जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था, उन्हें तुलसीदास जी ने एक्सेप्टेबल बना दिया, और उसी समाज में जिसमें उन्होंने सम्मान खोया था, वही सम्मान प्राप्त कर लिया है। दैट इज सब्लिमेशन। इसे हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो बेटा, मैंने आपसे बात की है डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। जितने एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं आप 100% याद करें, आपको एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आज इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू और धन्यवाद।